सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो ये हमारी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन की सेकंड वीडियो होने वाली है। ये भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर की वीडियो है। तो वीडियो को देखिए, साथ में एक अपने हाथ में अभी एक कॉपी ले लीजिए, पेन लीजिए और अपने ईयरफोन लगा के बैठ जाइए। और अगर आपको साउंड क्लियर नहीं आ रही होगी तो कृपया फुल साउंड कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उससे शुरू करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ये है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़। एक सीरीज़ दी हुई है हमारे पास, ये देखिए, और इसके क्या बोल रहे हैं कि इसका सम निकालिए। तो देखिए पहले चेक कीजिए, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट 2 दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है। तो जो आपका बीएससी में आप फार्मूला लगाते थे सम ऑफ सीरीज़ का, वो यहाँ पे नहीं लगेगा, इसे दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। तो पहले देखिए आई 2 दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट 2 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम पुट करके पहले एक सीरीज़ बना लेते हैं। देखिए 2 जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1/2² माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना आ गया 3, तो 1/3। उसी तरह से प्लस समेशन दिया हुआ तो प्लस लगेगा 1/8 प्लस 1/15 प्लस 1/24 प्लस 1। ये देखिए इस तरह से चल रहा है। अभी देखिए अपनी सीरीज़ पे ध्यान दीजिए, ये ना ही कोई एपी बन रहा है ना ही कोई ये जीपी बन रहा है, तो ये वो वाले फार्मूलाज भी नहीं लगेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे समेशन एन की फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसे अभी हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी 1/n² प्लस 2n। अभी वेरीफाई कीजिए अपनी कॉपी पे क्या है आपका आ रहा है। अगर इसे हम ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो ये ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। देखिए 1² प्लस 2, 2 + 1 3, यहाँ पे जब 2 आएगा 2² जमा 2 × 4 8, ठीक है 8। तो उस हिसाब से आ रहा है, तो मतलब इस सीरीज़ को हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ये पहला स्टेप आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अभी इस सीरीज़ को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, तो मैं अभी इसे मिटा दूंगा। आप अपनी कॉपी पे आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा हो तो बैक करके लिख लीजिए। और उससे आगे देखिए, अभी उस चीज़ को हम एक्सपेंड करेंगे तो वो हो जाएगी हमारे पास 1/2 इंटू 1/n, ठीक है, माइनस 1/n प्लस 2। ये भी वही चीज़ है, यहाँ पे आप समेशन लगा लीजिएगा। अब आप इसे चाहे करके देख लीजिए, वेरीफाई सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, वही चीज़ है। अब इसे फिर से करेंगे, समेशन अंदर ले जाइए, 1/n सीरीज़ एक आ गई माइनस समेशन 1/n प्लस 2, ठीक है। ये 1 से इन्फिनिटी है, 1 से इन्फिनिटी है, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी आपको n की वैल्यू इसमें पुट करनी है और ये दोनों सीरीज़ एक्सपेंड करनी है, ठीक है। और 1/2 ऐसे ही बाहर रहेगा। तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे कर लीजिए। अगर आपके पास कॉपी नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, फिर से देखिए और साथ साथ में कॉपी पे नोट करते रहिए। तो जैसे ही हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 1/2 इंटू 1 प्लस 1/2, ये 1/n को एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं अप टू 1/n, ठीक है। n तक किया हमने इसे एक्सपेंड, इन्फिनिटी तक भी कर सकते हैं आप, मैंने n तक किया। अब माइनस हमारे पास था 1/n प्लस 2, ठीक है, तो ये माइनस साइन बीच में आ रहा है, माइनस 1/n/2 ऐसे था, n प्लस 2। तो अभी इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2 + 1 3 माइनस 1/2 + 2 4 माइनस 1/5। इस तरीके से जाते जाते जब हमारे पास आएगा, तो जैसे यहाँ पे n-1 होगा तो क्या आएगा हमारे पास, n+1 माइनस n+2, ठीक है। अभी देखिए कैंसिल कीजिए, 1/3 1/3, यहाँ पर 1/4 आएगा, 1/4 1/5 ऐसे कैंसिल होते रहेंगे 1/n तक, 1/n तक कैंसिल हो जाएगी ये वाली टर्म। हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1/2 इंटू ये वाला, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 यहाँ पे गया 2 जब 1 3/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसे मिटा के फिर से लिखता हूँ, यह आ गया हमारे पास 1/2 इंटू 3/2 माइनस 1/n प्लस 1 माइनस 1/n प्लस 2, ठीक है। अभी आप यहाँ पे लिमिट ले लीजिए जो सम आएगा।
तो समा आएगा तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, क्योंकि मैंने यहाँ n तक लिया हुआ है तो n कितना है यहाँ पे चेक कीजिए इन्फिनिटी, तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 3/4 माइनस, क्योंकि इस पर लिमिट लगे तो कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ पे लिमिट लगेगी तो इन्फिनिटी प्लस 1 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी प्लस 2 इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0। तो ये 3/4 आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए 3/4 यहाँ पे कौन सा है, 3/4 हमारे पास ये वाला आंसर देखिए बी ऑप्शन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन आते आते हैं इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन आप इसे समझ लोगे तो बहुत अच्छा है। मैंने बताया आपको, अगर आपको समझ नहीं आया तो बैक कीजिए और समझिए इस बात को, अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन के लिए सिंपल अलग वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जैकोबियन फॉर द पोलर कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा। देखिए आपने जैकोबियन मुझे लगता है आपने शायद ही पढ़ा हो, क्योंकि हमारे टाइम भी नहीं था, हमारे टाइम भी वही सेमेस्टर बेस्ड था हमारा तो, लेकिन हमें वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ाते थे, तो हमें भी जैकोबियन नहीं था, लेकिन मैंने अपनी एक्स्ट्रा तैयारी के लिए जैकोबियन पढ़ा हुआ है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको कराता हूँ। देखिए जैकोबियन जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, करली एक्स कॉमा वाई जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट के लिए निकालना है तो करली आर कॉमा थीटा, ये आर है, ठीक है, ये जैकोबियन होता है, ये जैकोबियन का है फॉर्मूला। तो ठीक है, अब इसे हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ये देखिए डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ मैं, डेल्टा एक्स सॉरी करली एक्स ओवर करली आर, करली एक्स ओवर करली थीटा इंटू करली वाई ओवर करली आर, करली वाई ओवर करली थीटा। ये देखिए बहुत सिंपल है, जैकोबियन सबसे सिंपल होता है। तो अभी जो हमारे पास ये टर्म्स दी हुई हैं एक्स और आर की, इन्हें आप यहाँ पे पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो आप कॉपी पे वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, मैं करके बता देता हूँ आपको। तो जो आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, नीचे भी साइन थीटा, और यहाँ पे आएगा आर कॉस थीटा। डिटर्मिनेंट निकालिए इस मैट्रिक्स का, सिंपल मैट्रिक्स से, इसका आएगा आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस ऑफ आर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे प्लस बन गया, ठीक है, आर कॉमन लिया, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो आर, तो आंसर आ गया हमारे पास आर। तो आर कहाँ पे है, ठीक है, इरेज कर लेता हूँ मैं इसे, तो आर कहाँ पे है हमारे पास, ये देखिए ऑप्शन डी, 17 की ऑप्शन डी, आर आंसर आपका आ गया। चलिए आसान क्वेश्चन है जैकोबियन का, इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ और जैकोबियन निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाऊंगा मैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन मैं आपको सेल्फ असाइन करूँगा, मैं इसका सिर्फ आपको फार्मूला बताऊँगा, बाकी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो आप खुद करेंगे। देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है, ए डॉट बी इंटू सी, वेक्टर लगा लीजिए आप यहाँ पे, ये फार्मूला होता है, इसे आप बड़े में लिख लीजिए यहाँ पे, चाहे ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। अभी देखिए बी वेक्टर आपके पास ये है, सी वेक्टर ये है, इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, जो आंसर आएगा आपका, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा आपके पास आर, उसका और ए का आप डॉट प्रोडक्ट कीजिए और आपका सिंगल डिजिट में आंसर आएगा। तो मैंने ये किया हुआ है, तो मेरा आंसर आया था इसमें 0, आप करके ये सॉरी 0 ये वाला, ठीक है, आप करके देखिए और आपका आंसर 0 आता है। तो अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर वीडियो आपको अलग से बना के दे दूँगा 1 मिनट की, ठीक है। और ये स्केलर प्रोडक्ट आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई 4, इसमें फूरियर कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो मैंने फूरियर कोफिशिएंट का आपको पहले भी क्वेश्चन करवाया हुआ है एच वाली वीडियो में,
तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उस वीडियो को भी देखिए, मैथमेटिकल वाला पार्ट खासकर, तो उसे देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करवाता हूँ। फूरियर कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन है ये। तो देखिए फूरियर कोफिशिएंट क्या होता है हमारे पास, हम फूरियर सीरीज एक्सपेंड करते हैं। तो फूरियर सीरीज को एक्सपेंड करने में हमारे पास ये इस तरह से एक्सपेंड होती है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ 1 to 5 n इज इक्वल टू 1 to 5 ए एन, ठीक है, उसके साथ कॉस ऑफ एन एक्स प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी बी एन साइन ऑफ एन एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा है लेकिन आप अपनी कॉपी भी लिख लीजिएगा। आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, चाहे 0.75x पर देखिए। तो देखिए अभी हमें बोला हुआ है इन्होंने फूरियर कोफिशिएंट, ठीक है, कांस्टेंट फूरियर कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट फूरियर कोफिशिएंट कौन सा है हमारे पास, ये है ए नॉट बाई टू, ठीक है। तो आपको ये ए नॉट बाई टू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए मैं इसके लिए आपको फार्मूला बताता हूँ, करके बता देता हूँ मैं पूरा ही। तो देखिए ए नॉट का जो फार्मूला आता है, ए नॉट का ए ज़ीरो बोल सकते हैं, कहीं ए नॉट बोलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस, जो भी हमारे पास बाउंड्री कंडीशन दी होगी, यहाँ पे पाई दी हुई है तो -पाई टू पाई, ठीक है। और ये 1/पाई यहीं से आ रहा है बाउंड्री कंडीशन से ही, तो जो ये वाली बाउंड्री कंडीशन है एल बोलते हैं हम इसे, तो 1/L मतलब 1/पाई इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये फार्मूला किसके लिए है, ए नॉट के लिए। अगर ए एन के लिए फार्मूला आपके क्वेश्चन ए एन के लिए आए तो वहाँ पे क्या आएगा आपका 1/पाई, ये -पाई टू पाई एफ एक्स कॉस ऑफ जो भी हमारे पास एन एक्स वगैरह जो भी होगा, कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, ठीक है। अगर आपके पास यहाँ पे बी एन के लिए फार्मूला बनना हो तो बी एन के लिए यहाँ पे कॉस की जगह क्या हो जाएगा, साइन एक्स। तो अगर आप इसे नोट कर रहे होंगे तो आपके लिए अच्छा है, जल्दी जल्दी आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे भाई ए नॉट के लिए हमें ए नॉट बाई टू फाइंड करना है। तो ए नॉट बाई टू के लिए हम पहले ए नॉट को फाइंड करते हैं। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। मैं ए नॉट बाई टू फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाता हूँ। ए नॉट के लिए 1/पाई इंटू -पाई टू पाई, ठीक है, x² बाई 4 f(x) दिया हुआ है डी एक्स। मैंने इसकी इंटीग्रेशन करी तो क्या आएगा, x³/3 नीचे आ जाता है तो 12 हो जाएगा। ये पाई अंदर आ गया तो 12 पाई, ठीक है। ये ऐसे -पाई अपर लिमिट पाई, ठीक है। जब इसे ओपन करके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पाई क्यूब माइनस ऑफ पाई क्यूब, माइनस बाहर आके प्लस हो गया तो ये क्या आ गया हमारे पास 2 पाई क्यूब। देखिए मैं इसे रेज कर लेता हूँ, आ गया हमारे पास 2 पाई क्यूब ओवर नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 12 पाई, ठीक है। पाई से ये कैंसिल हो गया, पाई स्क्वायर बन गया, 2 से 6 तो क्या आ गया हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 6, ठीक है। तो पाई स्क्वायर बाई 6 आ रहा है तो हमें क्या फाइंड, ये आई ए नॉट की वैल्यू, हमें फाइंड क्या करना है, ए नॉट बाई टू। क्योंकि कई बच्चे जल्दी जल्दी में करते हैं, वो ए नॉट की वैल्यू पे ये पाई/6 देखो, पाई स्क्वायर बाई 6 सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे से टिक करके आ जाएंगे। लेकिन देखिए ध्यान रखना है आपको, काल्म होके पेपर देना है। तो ए नॉट बाई टू के लिए पूछा गया है, तो ए नॉट बाई टू के लिए यहाँ पे पाई स्क्वायर बाई 6 इंटू 2 12। तो देखिए ऑप्शन 1 पाई स्क्वायर बाई 12, इरेज कर देता हूँ मैं सब कुछ, पाई स्क्वायर बाई 12। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत से बच्चे पाई स्क्वायर बाई 6 करके आ जाते हैं और आके क्या करेंगे, वो अपना मार्क यहाँ पे लगा लेंगे, लेकिन होगा क्या, -0.25 क्वेश्चन के लिए तो 0 साथ में -0.25। तो ये आप खासकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है हमारे पास आई के बराबर। तो ठीक है, ए दिया हुआ है आई के बराबर। तो पूछ रहा है कि मैट्रिक्स कौन सी होगी। तो देखिए बहुत से बच्चे से देख के क्या लगा के आते हैं, यूनिटरी मैट्रिक्स, लेकिन ये ऑप्शन क्या है, गलत है। यूनिटरी मैट्रिक्स होने के लिए क्या होता है हमारे पास और कंडीशन, ए डैगर ए इज इक्वल टू आई, डैश होता है ट्रांसपोज और ये होता है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट एंड देन ट्रांसपोज। तो ये होगी यूनिटरी के लिए और ये होगा ऑप्शन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। तो ये इसका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आपका आंसर राइट होगा,
क्योंकि ऑलमोस्ट पता क्या होता है, एक मेरी बात ध्यान रखना आप, कि जो हमारे पास ठीक ऑप्शन होते हैं, जो पजल करने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो जो हमारे पास ठीक ऑप्शन होती है उसके साथ में एक गलत ऑप्शन जरूर होती है। यहाँ पे देखिए नल मैट्रिक्स तो एक किसी भी एंगल से लग नहीं रही, हर्मिशियन ही है नहीं, तो ये यूनिटरी और ऑर्थोगोनल लग रही है, तो देखो दोनों ऑप्शन साथ। तो जब भी आप किसी ऑप्शन को टिक करते हो तो उसके साथ वाले नीचे वाले ऑप्शन एक बार देखिए, फिर से क्वेश्चन देखिए, 90 मिनट्स का टाइम है आपके पास, तब आप टिक कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन हो गया हमारे पास, यूनिटरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन्फिनाइट सीरीज दी हुई है 2 - 5 + 3, ठीक है, +2 - 3 + 5। अभी आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, आगे इन्होंने दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर प्रिडिक्ट करना हो तो क्या बनेगा, -2 + 3 + 5। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी हमारे पास, +2 - 3 + 5। तो देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो मैंने ऐसे प्रिडिक्ट करके बताया आपको, ये दो टर्म्स दी हुई हैं और आगे सोन किया हुआ इन्होंने। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, कन्वर्जेंट सीरीज कैसे पता लगेगा, कभी पता नहीं लगेगा इसका। डाइवर्जेंट कोई पता नहीं है। ऑसिलेटरी, तो ऑसिलेटरी देखिए ये वाला टर्म है, यही टर्म रिपीट हो रहा है, साइन को भूल जाइए, कोई भी साइन क्या है, यही टर्म्स रिपीट हो रही हैं, इसके बाद भी यही टर्म्स रिपीट होंगी, उसके बाद भी यही टर्म्स रिपीट होंगी। तो मतलब क्या है कि ये वाली टर्म क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज़ है ये। इन्फिनाइट सीरीज़ क्या है, ऑसिलेटरी सीरीज़। मतलब क्या कि ये बार बार रिपीट हो रही है। ऑसिलेटरी पर ऑसिलेशन पता है आपको, ऑसिलेशन होती है जैसे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन होती है, तो ऐसे ऐसे ये वाला अपने मोशन पहले यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा, मोशन रिपीट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, वापस यहाँ आएगा। तो वही ये सीरीज़ कर रही है कि पहले एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, वापस से वही टर्म्स, वापस से यही वही टर्म्स। तो ये ऑसिलेटरी सीरीज होगी ऑफ इनफाइनाइट रैंक, और ऑर्डर आ गया इसका 3, मतलब 3 टर्म्स। तो ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑसिलेटरी सीरीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, देख के डरने वाला क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है f(x, y), ठीक है। फंक्शन ऑफ x, y इज इक्वल टू log ऑफ xy, फाइंड द वैल्यू ऑफ करली f और करली x, पार्शियल डिफरेंशिएट। तो कीजिए से पार्शियल डिफरेंशिएट किया जाएगा हमारे पास, विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो 1/xy, कॉमन है यहाँ पे xy है, तो 1/xy, ठीक है। log को किया, अब इस टर्म को कीजिए, तो x को किया, डेल्टा x से एक कट गया, बचा y से y कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 0.3, 2, तो x की वैल्यू दी हुई है 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 पुट कीजिए, 1/3, ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है। आगे आपको समझ, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे एक बार फिर से देखिएगा वापस करके, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बर्नौलीज इक्वेशन कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ। ये देखिए वापस से +1 का क्वेश्चन आया ये। तो देखिए बर्नौलीज थ्योरम और या फिर इक्वेशन, तो बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है हमारे पास, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी इसे मैं आसान शब्दों में लिखता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो देखिए एनर्जी डेंसिटी क्या होगी हमारे पास, एनर्जी, प्रेशर एनर्जी ओवर वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी, मास ओवर वॉल्यूम होता है डेंसिटी, तो उसे मास डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम आ गया हमारे पास, मतलब ये प्रेशर एनर्जी और वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी, ये भी एनर्जी डेंसिटी, ये भी एनर्जी डेंसिटी, टोटल एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अगर एनर्जी डेंसिटी मतलब कि इतने एरिया में कितनी कितनी एनर्जी फैली हुई है, तो वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो भी तो कांस्टेंट है, जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है वो भी कांस्टेंट है, एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एनर्जी कांस्टेंट का क्या मतलब, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसके ऑप्शन डी हो गया हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलेंगे, 24 की तरफ चलेंगे। तो साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एट,
तो देखिए अभी साइक्लोन के लिए हमें अर्थ का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। ये अर्थ का दिया हुआ, ये देखिए ये अर्थ का स्ट्रक्चर आ गया। यहाँ पे कैसे होते हैं ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये इस तरह से होते हैं, ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो ये बीच में आता है हमारे पास इक्वेटर। तो अभी देखिए जो साइक्लोन आते हैं वो कैसे आते हैं, पानी या फिर प्रेशर की बात होती है वो, तो वो क्या होती है हमारे पास, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिजिक्स का जो फैक्टर है वो होता है हमारे पास कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स, ठीक है, कोरियोलिस फोर्स। तो जो हमारा इक्वेटर होता है वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स होती है, वो होती है हमारे पास ज़ीरो। तो मतलब देखिए साइक्लोन का डिपेंडेंस कैसे है, जितनी ज़्यादा कोरियोलिस फोर्स होगी उतना ज़्यादा साइक्लोन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो जब यहाँ पे जीरो होगी तो कोरियोलिस फोर्स जीरो होती है इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते हैं, साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड एट इक्वेटर। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कई बार, वेयर आर द हाई चांसेस ऑफ साइक्लोन, तो वो होता है हमारे पास पोल्स, क्योंकि पोल्स पे लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड की वैल्यू मैक्सिमम होती है और ये हर 5 डिग्री के बाद कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो साइक्लोन है उसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। और सबसे कम कहाँ होंगे या फिर आएगा ही नहीं, वो आएगा इक्वेटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू नोडल पॉइंट्स इज, देखिए बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोडल पॉइंट क्या होते हैं। तो चलिए पहले नोडल पॉइंट समझते हैं। ये देखिए अभी मैं एक वेव फॉर्म करता हूँ, वेव साइकिल, ठीक है। ये फर्स्ट वेव आ गया, कलर चेंज करके, ये सेकंड वेव साइकिल, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो जो हमारे पास नोड्स होते हैं, चलो नोड्स की बात रहने दो, जो हमारे पास सबसे पहली बात आती है वो होती है वेवलेंथ। तो एक कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ होता है प्रिंसिपल मेजर एक्सिस का, वो क्या होता है हमारे पास वेवलेंथ, ठीक है। तो नोड्स क्या होते हैं, जहाँ पे जो वेव है वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी, ये नोड, ये नोड। तो नोडल पॉइंट क्या हो गया, नोड को नोडल पॉइंट बोलते हैं। और एंटी नोड ये जो होते हैं हमारे पास, इन्हें भी नोडल पॉइंट बोलते हैं। तो टू सक्सेसिव नोडल पॉइंट के बीच में ये हमारा डिस्टेंस पूछ रहे हैं। ये देखिए ये वाला डिस्टेंस या फिर ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, λ/2, हाफ ऑफ वेवलेंथ टू सक्सेसिव के होता है। तो ये सी ऑप्शन आपकी राइट है। उसी तरीके से दो एंटी नोड्स का डिफरेंस पूछें, वो भी क्या होता है λ/2, ठीक है। आपको ये आंसर समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, केपलर लॉ इज, देखिए केपलर ने 3 लॉ दिए हुए हमारे पास प्लानिटरी मोशन के लिए। तो यहाँ पे पूछ रहे कि केपलर लॉ इनमें से कौन सा है। तो देखिए केपलर लॉ को पहले समझते हैं, केपलर लॉ होता क्या है। जो यहाँ पे बात करने लायक है वो है ये वाला लॉ, यहाँ पे सन, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट घूम रहा है, ठीक है। तो केपलर लॉ क्या बोलते हैं हमारे पास, दैट रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड क्यूब ऑफ एलिप्स, मतलब रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी स्क्वायर ओवर क्यूब ऑफ एलिप्स ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। एलिप्स के सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, सेमी मेजर एक्सिस आ गया हमारे पास ए बी, हम ए मान के चलते हैं, तो ए का क्यूब, ठीक है। इनकी रेशियो क्या होती है हमारे पास, कांस्टेंट फॉर और प्लैनेट्स, ठीक है। और प्लैनेट के लिए क्या होगी कांस्टेंट। तो देखिए इसे यहाँ से करके देखते हैं, टी स्क्वेयर इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू ए क्यूब सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट हटाना हो मुझे तो मैं कैसे हटाऊंगा, टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ये देखिए ऑप्शन बी 26 का ऑप्शन भी राइट होगी हमारे पास। तो ये होता है हमारे पास केपलर लॉ, ठीक है। आसान था क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपको पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, यस ये रदरफोर्ड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें बोल रहा है पहली स्टेटमेंट दी हुई है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ई ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन वही होता है हमारे पास कि रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट देखा आपने, वो
ऐसे बीम टकराता है किसी पार्टिकल से और वो स्कैटर होते हैं, ठीक है, तो उसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ई होगा, क्योंकि जो एनर्जी से प्रोपोर्शनल इन्वर्सली तो होगा ही, एनर्जी नीचे आती है और ऐसे क्रॉस सेक्शन न्यू, ठीक है, तो एनर्जी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। सेकंड ऑप्शन दी हुई इन्होंने, इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर जेड ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। देखिए जैसे जैसे जेड बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स या सेल बढ़ता है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती है, तो जैसे ही उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स कम होगी तो जो इलेक्ट्रॉन है उसके स्कैटर होने में मदद मिलेगी, क्योंकि बाइंडिंग फोर्स कम है तो आसानी से स्कैटर हो जाएगा, तो ये इंक्रीज तो करेगी है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हमारे पास, तो ये भी राइट है। थर्ड दिया हुआ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन रेस्ट पावर 4 थीटा/2, ये भी हमारे पास राइट है, क्योंकि जो साइन के फोर्थ पावर का जो हमारे पास फार्मूला बनता है उसमें साइन की फोर्थ पावर यूज़ होती है। आप इसे करके देखिए, ये फार्मूला ढूंढिए, आपकी किसी न किसी बुक में मिल जाएगा, पार्टिकल फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स की कोई बुक आप पढ़ते हो उसमें मिल जाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए सी, 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। तो ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 27 तक। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। 27 का सी आ गया हमारे पास, तो 28 के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है हमारे पास, प्रोटॉन इज कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। तो प्रोटॉन के क्वार्क्स की हमें ये बताना है कि प्रोटॉन में कौन से क्वार्क्स होते हैं। तो देखिए प्रोटॉन में क्वार्क, तो क्वार्क क्या होते हैं हमारे पास, क्वार्क के 3 टाइप होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और एक और डाउन क्वार्क, ठीक है, ये 3 क्वार्क होते हैं हमारे पास। तो सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 3 टाइप होते हैं हमारे पास, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क, जिसका अप डाउन का पता नहीं हो, मैंने 2 बार डाउन डाउन लिख दिया था तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पे देखिए अप डाउन और स्ट्रेंज। तो जो क्वेश्चन पूछा है प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन के लिए कौन से क्वार्क होते हैं हमारे पास, अप और डाउन, ठीक है, ये होते हैं हमारे पास प्रोटॉन के लिए। तो उसकी ऑप्शन हमारे पास है डी, अप डाउन, ठीक है। अगर आपके लिए यहाँ पर न्यूट्रॉन पूछा होता तो न्यूट्रॉन के लिए कौन से क्वार्क होते हैं हमारे पास, अप, डाउन और डाउन, ठीक है, तो ये इसके लिए ऑप्शन ए होता अगर न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए UDD, अप डाउन डाउन, ठीक है। उसके बाद कई बार क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाता है हमारे पास, एक मैंने पता नहीं पुराने पेपर में कहीं देखा हुआ था जब मैं खुद की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे पूछा हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स आर कंपोज्ड ऑफ विच क्वार्क्स, तो उसमें यही ऑप्शन थी, अप डाउन स्ट्रेंज, अप डाउन अप स्ट्रेंज, और लास्ट में ऑप्शन दी हुई थी नन ऑफ दीज। तो देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्वार्क्स नहीं होते हैं, क्वार्क है वो एटॉमिक पार्टिकल के जो न्यूक्लिक पार्टिकल हैं हमारे पास, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, उनके अंदर के जो पार्टिकल उसके भी फर्दर जो हम डिवाइड करते हैं उसे हम बोलते हैं क्वार्क्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, अगर इलेक्ट्रॉन पूछा होगा तो इलेक्ट्रॉन में क्वार्क नहीं होते हैं, तो नन ऑफ दीज वाली ऑप्शन आएगी। फिर अगर आप मुझसे पूछोगे कि इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन के जो फर्दर पार्टिकल होते हैं उन्हें साइंटिस्ट ने नाम दिया हुआ लेप्टॉन्स, ठीक है। अगर आपकी ये ऑप्शन हो तो आप इसे टिक कीजिएगा, और अगर क्वार्क पूछा हो तो क्वार्क इसमें नहीं होता है। वैसे कई स्ट्रेंज क्वार्क को भी बीच में ऐड करके कई साइंटिस्ट उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन जिन थ्योरीज में मैं बिलीव करता हूँ उनके अनुसार मुझे लेप्टॉन्स वाले पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट दे रहे हैं हमारे पास अभी भी। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसकी। अगर आपको इस सब एटॉमिक पार्टिकल के ऊपर वीडियो चाहिए ऐसे ही अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वो कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं बना दूंगा आपके लिए फिर कभी। तो अभी हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ हमें, द एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है, डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी आपका +2 बेस क्वेश्चन आ गया। तो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है उसका जो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है, A = A0 E
माइनस बी कोमा टी, ये माइनस बी है, माइनस बी मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट यहाँ पे माइनस बी, ये इनिशियल एम्पलीट्यूड, ये न्यू एम्पलीट्यूड, ये टाइम पीरियड जिसमें एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एक्सपोनेंशियल लिया हुआ है इसका। तो देखिए यहाँ पे 1/10 रिड्यूस किया हुआ है, तो 1/10 ऑफ इनिशियल एम्पलीट्यूड ए नॉट, 1/10 ए नॉट इज इक्वल टू ए नॉट ई माइनस बी की वैल्यू फाइंड करने को बोला हुआ डैम्पिंग कांस्टेंट की, और टाइम पीरियड दिया हुआ 10 सेकेंड्स, ठीक है। तो ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, और इसे एक्सपोनेंशियल को ख़त्म करने के लिए लॉगरिथम लेते हैं, नेचुरल लॉगरिथम आएगा एल एन ऑफ 0.1, 1/10 आ गया, 0.1 इज इक्वल टू -10b, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू आती है एल नेचुरल लॉग ऑफ 0.1 वो आती है हमारे पास 2.30 नेगेटिव का, इज इक्वल टू -10b, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 नीचे गया तो आ गया हमारे पास 0.23, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आएगी 0.23, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी 0.23 पर सेकेंड। ये हो गया डैम्पिंग कांस्टेंट किसके लिए हमारे पास, हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। देखिए हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है हमारे पास, उसे भी आप समझ लीजिए, आपके इंटरेस्ट के लिए है, कई बार क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसे कर लीजिएगा। तो जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो किस तरह से होता है, ये देखिए कोई स्पोर्ट है, इसके साथ ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ और ये कोई मास लगा हुआ है, इसे हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। अगर मैं इसे ऐसे पुल करके छोड़ दूंगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगी, तो उसकी वजह से ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा, तो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इसे बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया। डैम्पिंग कांस्टेंट, डैम्पिंग क्या हुई कि जैसे देखिए हमारे पास कोई पेंडुलम होता है, ठीक है, वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, फिर उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगेगी और बाकी रेजिस्टिव फोर्स लगेगी, तो वो धीरे 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 उसकी ऑसिलेशन ऐसे 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 कम होती जाएगी और एक टाइम पे वो रुक जाएगा। तो मतलब उसकी जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है और एक टाइम पे आके जीरो हो जा रहा है, मतलब डैम्प हो जा रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो ये डैम्पिंग कांस्टेंट उसी से रिलेटेड है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन उसकी तरफ चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ, अ बॉडी मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ इनवर्स स्क्वायर फोर्स विल अलाउ एन इलिप्टिकल पाथ ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो देखिए इनवर्स स्क्वायर फोर्स क्या होती है हमारे पास, फोर्स इज इक्वल टू, ये देखिए एक फार्मूला लिखूंगा मैं, आप इससे बहुत ज़्यादा फैमिलियर होंगे, m1 m2, यहाँ पे कोई कांस्टेंट g, ठीक है, ओवर आर स्क्वेयर। ये कौन सा फार्मूला है, ग्रेविटेशन का फार्मूला है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिखूँगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला लिखा मैंने। एक और क्वेश्चन, एक और फार्मूला लिखूँगा, F इज इक्वल टू, ये मैं कूलम फोर्स के लिए फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कोई कांस्टेंट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वेयर। तो यहाँ पे देखिए फोर्स, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर, ठीक है। दोनों में देखिए आर स्क्वेयर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वेयर। तो अगर फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रही है 1/r स्क्वेयर को, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगी आर इनवर्स स्क्वेयर को। तो यही आ गया हमारे पास इनवर्स स्क्वेयर फोर्स, ठीक है। तो इसके लिए पूछ रहे हैं हमें कि इसेंट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करेगा उसकी इसेंट्रिसिटी। तो देखिए मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स का आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। तो आप यहाँ पे देखिए एक ऑर्बिट बनाइए, यहाँ पे सन को रखिए, यहाँ पे प्लेनेट, ये इलिप्टिकल पाथ हो गया, ये इसका सेमी मेजर एक्सिस, ये इसका फर्स्ट सेमी मेजर, ये सेकंड, इसको मैं ए दे रहा हूँ, इसको बी ऑप्शन, बी पॉइंट दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ई इज इक्वल टू ए बाई बी, मतलब डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम वन पॉइंट एंड अपॉन, मतलब रेशियो है, रेशियो ऑफ फ्रॉम वन पॉइंट का ये डिस्टेंस, और सेकंड आ जाएगा सेकंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है। तो यहाँ पे देखिए आप हमेशा इलिप्टिकल पाथ में ये वाला ए कम है, बी ज़्यादा है, मतलब इसेंट्रिसिटी है वो हमेशा 1 से कम रहेगी, क्योंकि बी ज़्यादा होगा तो वो डिवाइड करके, जैसे 5 है, ये ऊपर वाला मान लो 2 है, तो ये ऐसे करके 0.4 इस तरीके से आएगा, तो ये 0.41 से कम है। तो इसके लिए ऑप्शन हमारे पास कौन सी ठीक होगी, सी वाली ऑप्शन, सी वाली ऑप्शन आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, हमारी ये सेकंड वीडियो भी इसी के साथ कंप्लीट होती है।
तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए जो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आए। अगर आप ऐसे तो वीडियो को दोबारा देखिए, अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन नंबर बताइए और उसमें आपको क्या डाउट है, तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के आपको बता दूंगा। और नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और आपको आगे भी इस तरह की वीडियोस चाहिए और कितने पार्ट्स और चाहिए तो वो बता दीजिएगा। तो चलिए, धन्यवाद। और हाँ, एक और बात याद रखिए, एचपीयू के एंट्रेंस आपका कैसा हुआ, मैंने पिछली वीडियो में बोला हुआ था, तो आप मुझे यहाँ पे बताइएगा नीचे कि आपका एचपीयू का एंट्रेंस कैसा हुआ है। तो चलिए, धन्यवाद। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। Yeah.